राधे राधे सभी को। कल हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की भूमिका थी, उससे जितने भी प्रश्नोत्तरी तैयार हो पाई उसको पूरा कर लिया है। और आज अब हम शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो इनके प्रथम संस्करण के वक्तव्य दिए गए हैं उससे कुछ प्रश्नोत्तरी को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसका ध्यान आरंभ में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं? तो ऑप्शन है गारसा दत्तासी, गिरियर्सन, नागरी प्रचारिणी सभा। तो इसमें आंसर हो जाएगा नागरी प्रचारिणी सभा। अगला प्रश्न है, सरकार की आर्थिक सहायता से नागरी प्रचारिणी सभा ने कब से कब तक की पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथों में लिया? तो ऑप्शन है 1900 से 1905, 1900 से 1910, 1900 से 1911। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1900 से लेकर के 1911 तक नागरी प्रचारिणी ने जो अज्ञात पुस्तकें थी उनको खोजने आदि का काम जो था वो अपने हाथ में लिया था सरकार की सहायता से। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा ने कितने रिपोर्टों के आधार पर सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया था? तो ऑप्शन है 7 रिपोर्टों के आधार पर, 7 रिपोर्टों की, 8 रिपोर्टों में, 6 रिपोर्टों में और 11 रिपोर्टों में। तो जो नागरी प्रचारिणी सभा थी, इन्होंने 8 रिपोर्टों के आधार पर सैकड़ों अज्ञात कवियों को, ज्ञात कवियों और उनके अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा की खोजों की इस सामग्री का उपयोग करके सन 1913 में किसने अपने भारी कविवृत्त संग्रह तैयार किया तथा वर्तमान काल के कवियों का समावेश किया? तो ऑप्शन में है शुक्ल जी, ग्रियर्सन, मिश्रबंधु सभी। तो आंसर हो जाएगा मिश्रबंधु। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, पहली बात तो है कि भारी कविवृत्त यहाँ आया हुआ है, इसे हम पकड़ सकते हैं कि भारी वृत्त संग्रह मिश्रबंधुओं के ग्रंथों को कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में अगर ये भारी कविवृत्त आया है तो ये मिश्रबंधु का हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जो नागरी प्रचारिणी सभा की जो खोज हुई थी उसमें उसका उपयोग 1913 में इन्होंने, मिश्रबंधु ने अपने उसमें किया था। अगर पूछा जाए कि किस इतिहास ग्रंथ में नागरी प्रचारिणी की खोजों की सामग्री का उपयोग भी किया है, तो ये तब भी मिश्रबंधु विनोद हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ किस नाम से देना स्थिर किया गया था? या ये कहिए कि शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ किस नाम से आया था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विवेचन। तो जो शुरू में 1929 में जब ये हम जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि मैंने इसको एक नोट्स के रूप में तैयार किया है, लेकिन वो थोड़ा विस्तृत हुआ था। तो पहले उसको जो शब्द सागर था, जब ये समाप्त हो रहा था तो उस समय इसको हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित किया था। बाद में फिर इसका प्रवर्तित और जो दूसरा संस्करण आया था वो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1940 में आया था। जो ये हिंदी साहित्य का विकास ये था, ये 1929 में जनवरी माह 1929 में जनवरी माह में आया था। पुस्तक जब बनी, आदि व अंत कुछ बातें इसमें बढ़ाई गई थी। यानी कि कहने का तात्पर्य है, ये जो हिंदी साहित्य का विकास आया था ये 1929 में आया था, लेकिन जब हिंदी साहित्य के विकास नाम से आया था तो उसमें आदि व अंत नाम में कुछ चीज़ों को बढ़ाया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। ये कथन किसका है और कहाँ पर इन्होंने कहा है? तो शुक्ल जी का ये कथन है और प्रथम संस्करण के वक्तव्य में है। तो अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए जितनी सामग्री इनको चाहिए थी वो उतनी पर्याप्त नहीं थी, लेकिन जितना भी ये जुटा पाए और जितने उपादान इन्होंने रखे हैं उसके आधार पर इन्होंने पूरा किया, ये कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने काल विभाजन किस आधार पर दिया है? कवियों की रचनाओं के आधार पर, एक ढंग की रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर, विशेष कवियों के वृत्त यानी कि जीवन वृत्तों के आधार पर, या ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर?
तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कूट के आधार पर है, एक भी सही हो सकता है, एक से दो भी सही हो सकते हैं, या दो 1 2 3 4 सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 और 2 सही है, 2 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, और 3 और 1 सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4 सही है। तो इसका मतलब 2 क्या है, एक ढंग की रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर हुआ था और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर हुआ था। तो ये दो चीज़ें जो शुक्ल पाए थे उस समय, उसी के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया था? वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल, शून्यकाल। तो इन्होंने वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया था। शुक्लानुसार वीरगाथा काल में कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? 3 प्रकार की, अभ्रंश प्राकृत अवहट, 2 प्रकार की, अभ्रंश या प्राकृत। अगला ऑप्शन है 2 प्रकार की, अभ्रंश या देश भाषा, और अगला अंतिम है 2 प्रकार की, प्राकृत या देश भाषा, जिसको हम बोलचाल भी कहते हैं। तो इन्होंने जो वीरगाथा काल में रचनाएं बताई हैं वो 2 प्रकार की बताई हैं, एक अभ्रंश और देश भाषा काल की। ध्यान रखिएगा, देश भाषा से तात्पर्य है बोलचाल की भाषा। तो 2 प्रकार की भाषाएं, अभ्रंश और देश भाषा। अगला प्रश्न है, अभ्रंश की धर्म तत्व निरूपण संबंधी पुस्तकों में से किनकी पुस्तकों को शुक्ल जी ने कहा कि ये साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं? अब यहाँ पे बात करी गई है अभ्रंश, तो इस शब्द को आप पकड़िएगा कि अभ्रंश किसके लिए कहा गया है। तो अभ्रंश की वो कौन सी धर्म निरूपण संबंधी ग्रंथ थे जिसके लिए शुक्ल जी ने कहा है कि ये साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं? नाथ, जैन, सिद्ध, संत। तो वो जो अभ्रंश की जो पुस्तकें थी, जो धर्म तत्व निरूपण संबंधी थी, वो पुस्तकें थी जैनों की। तो जैनों की इन धर्म तत्व निरूपण संबंधी पुस्तकों के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि ये साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। आगे इसको थोड़ा सा इंक्लूड किया है कि इसके संदर्भ में शुक्ल जी का मानना है कि केवल प्रयोग इसलिए किया है कि अभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था, इसलिए इसको बताया गया। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जैन को इसलिए यहाँ पे मैंने लिया है क्योंकि मैं बता सकूँ कि अभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। तो ये चीज़ हो गई। अब अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी के अनुसार देश भाषा काव्य की पुस्तकें व साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी है? अब यहाँ प्रश्न को समझिएगा, इन्होंने पूछा है कि देश भाषा, अभी हमने पढ़ा था कि देश भाषा और साहित्य, तो देश भाषा की पुस्तकें कितनी हैं और साहित्यिक पुस्तकें कितनी हैं, उनकी संख्या यहाँ पे बतानी है। तो 4 8 हैं, 8 4 हैं, 5 8 हैं, या 3 10 हैं। तो उत्तर हो जाएगा 4 और 8। तो यहाँ पे सॉरी ये गलत है, 8 और 4, क्योंकि उल्टा लिखा गया है। तो यानी कि देश भाषा, अगर यहाँ पे पूछा होता साहित्यिक और देश भाषा होता तब 4 8 होता, इसलिए पहला ऑप्शन ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि पहले देश भाषा पूछा गया। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार देश भाषा काव्य की पुस्तकें वो साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो देश भाषा की पुस्तकें हैं 8 और साहित्यिक पुस्तकें हैं 4। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पुस्तकों में असंगत है विजयपाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो ध्यान रखना है कि साहित्यिक पुस्तकों में असंगत कौन सा है? तो विजयपाल रासो असंगत है, खुमान रासो है, हमीर रासो है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। तो खुमान रासो इसमें गलत है, असंगत हमको ढूंढना था तो गलत है। तो जो साहित्यिक पुस्तकें हैं वो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका हैं। अगला प्रश्न, देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकों में असंगत है। तो देश भाषा की जो 8 पुस्तकें दी हैं उसमें कौन सा असंगत है? खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, राठौरारी ख्यात, जय मयंक जसचंद्रिका, प्रमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो इसमें गलत कौन सा है? राठौरारी ख्यात, ये गलत है। इसके अलावा खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, प्रमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली, ये इनकी 8 देश भाषा की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने आदिकाल का लक्षण निरूपण नामकर कितनी पुस्तकों के आधार पर किया है? सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे नामकरण होना चाहिए, नामकरण, इसको सही कर लीजिएगा। शुक्ल ने आदिकाल का लक्षण निरूपण नामकरण कितनी पुस्तकों के आधार पर किया है? 10, 15, 12, 16। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा
12 पुस्तकों के आधार पर। अभी हम पढ़ रहे थे कि 4 इन्होंने साहित्यिक ली हैं और 8 इन्होंने देश भाषा की ली हैं, तो 8 और 4 बराबर 12, तो 12 पुस्तकों को लेकर के इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लानुसार किन रचनाओं को छोड़कर बाकी सब वीरगाथात्मक ग्रंथ हैं। तो शुक्ल के अनुसार किन रचनाओं को छोड़कर बाकी सब वीरगाथात्मक ग्रंथ हैं, ये 12 पुस्तकों में से पूछा गया है। खुमान रासो, विशलदेव रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विशलदेव रासो, विद्यापति पदावली, जयचंद्र प्रकाश, खुमान रासो, विद्यापति पदावली, खुमान रासो, खुसरो की पहेलियाँ और पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, जिसको शुक्ल ने केवल 3 रचनाओं को छोड़ करके सभी रचनाओं को वीरगाथात्मक कहा था, तो वो 3 रचनाएं हैं, खुसरो की पहेलियाँ, विशलदेव रासो और विद्यापति पदावली। इनको वो गेय काव्य कहते हैं और इनको इन्होंने वीरगाथात्मकता में नहीं रखा है। तो कौन कौन सी हैं जो वीरगाथा में नहीं रही है? तो खुसरो की पहेली, विशलदेव रासो और विद्यापति की पदावली। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर कितनी पुस्तकों की नामावली दी है? 15 की, 20 की, 25 की और 10 की। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने आदिकाल के भीतर 10 पुस्तकों की नामावली रखी है। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा बताई गई 10 पुस्तकों, जो आदिकाल में इन्होंने 10 पुस्तकें बताई, उसमें असंगत कौन सी है? तो सारी पुस्तकें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसमें एक असंगत है, उसको आप लोग छांटिएगा। भगवद गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान, संवत्सार, पत्तली, अनन्ययोग, जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरी रासा, नेमिनाथ फागु, उवेश माला, कोई नहीं। तो इसमें या तो सारे सही हैं या तो कोई एक असंगत है, तो उसको छांटिए कि कौन असंगत है। तो इसमें असंगत है नेमिनाथ फागु, यानी कि उन्होंने जो यहाँ पे ग्रंथ था, फागु की जगह च उ प ई, ये नेमिनाथ चौपई को रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा कि नेमिनाथ फागु नहीं था, फागु राजशेखर की रचना है और ये जो चौपई थी ये यहाँ पे इन्होंने रखी है। अगला प्रश्न है, तेही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चिताई, सुमिरो उस गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जा कर नाऊँ। ये मिश्र बंधुओं ने जो 10 पुस्तकों को बताया है, उसमें से किस पुस्तक की पंक्ति है? ध्यान दीजिएगा, तेही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चिताई, सुमिरो उस गोविंद के पाऊँ, अगर अपार है जा कर नाऊँ। तो ये पंक्ति जो मिश्र बंधुओं के द्वारा आदिकाल की 10 पुस्तकों को बताया गया है, उसमें से किस पुस्तक की पंक्ति ये है? अनन्य योग की है, नेमिनाथ चौपई की है, भगवद गीता की है, वर्तमान की है। तो ये जो पंक्ति है ये भगवद गीता की है। तो इसलिए शुक्ल जी जिस हिसाब से इस पंक्ति को लिखा गया है, उसके आधार पर इसको कहते हैं कि ये आदिकाल की नहीं हो सकती है, ये बाद की रचना है। क्या कहते हैं उसको? कि ये बाद की रचना है, इसलिए इसको रिजेक्ट हो गई ये रचना। अब इनके पास केवल 9 बची हैं। अब 9 के बारे में क्या कहते हैं आगे देखिए। मिश्र बंधु द्वारा आदिकालीन 10 पुस्तकों में से किसी जैन तत्व निरूपण संबंधी बताते हुए साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसको इन्होंने शुक्ल जी ने साहित्य की कोटि से ये जैन तत्व निरूपण बताते हुए साहित्य की कोटि में नहीं रखा, उनको भी बाहर कर दिया। एक तो बाहर हो चुकी है बाद की रचनाएं करके भगवद गीता, अब 9 बची हैं। 9 में से जैन तत्व निरूपण करके उसको साहित्य की कोटि से बाहर किए, वो कौन से हैं? वृद्ध नवकार है, वर्तमान है, जम्बू स्वामी रास है, भगवद गीता है। अगला ऑप्शन है रेवंत गिरी रास है, वृद्ध नवकार है, वर्तमान है, संवत्सार है। अगला ऑप्शन है उपवेश माला है, नेमिनाथ चौपई है, जम्बू स्वामी रास है, वृद्ध नवकार है, पत्तली है, अनन्य योग है, वर्तमान है और रेवंत गिरी रास है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है? तो उवेश माला, नेमिनाथ चौपई, जम्बू स्वामी रास, वृद्ध नवकार, ये 4 रचनाएं शुक्ल जी ने जैन तत्व निरूपण बताते हुए साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं द्वारा आदिकालीन 10 पुस्तकों में से किन्हें केवल नोटिस मात्र कहा गया है? पत्तली, अनन्य योग, वर्तमान, संवत्सार, पत्तली, जम्मू स्वामी, पत्तली।
अब ये 4 रचनाएं फिर से बाहर हो गई ना, जो 10 पुस्तकें थी। एक तो भगवत गीता बाहर कर दी, फिर उसके बाद उवेशमाला, नेमिनाथ चौपाई, जम्मू स्वामीराज, वृद्ध नवकार, इसमें जैन तत्व निरूपण करके इसको भी बाहर कर दिया। 4 और एक 5 बाहर हो गई हैं, अब केवल 5 बची हैं। उसके संदर्भ में कहते हैं कि मिश्र बंधुओं द्वारा आदिकालीन 10 पुस्तकों में से किन्हें केवल नोटिस मात्र कहा है। पत्तली को, अनन्य योग को, वर्तमान को, संवत्सार को, पत्तली को, जम्मू स्वामी को और पत्तली को। तो यहाँ पे आंसर हो गया वर्तमान और संवत्सार को, इसको केवल ये नोटिस मात्र कहते हैं। तो 5, 2 और जोड़ लीजिए, 6 और 7 अब बाहर कर दिए हैं शुक्ल जी। अब अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा आदिकालीन बताई गई 10 पुस्तकों में से किसे योग की पुस्तक कहा गया है। पत्तली को, संवत्सार को, वर्तमान को, अनन्य योग को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनन्य योग को, क्योंकि इसमें योग शब्द जुड़ा ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 8 पुस्तकें बाहर हो गई हैं इनकी। अब केवल एक बची है, अब 2 और बची हैं, 9 और 10। ठीक है, तो 7 पुस्तकें इनकी 8 पुस्तकें बाहर हो चुकी हैं। अब देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा किसे योग की पुस्तक कहा है, अनन्य योग को। अब अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए आदिकालीन 10 पुस्तकों में से शुक्ल जी ने 2 पुस्तकों को साहित्यिक माना है, वो कौन से हैं। अनन्य योग, रेवंत गिरिराज, वर्तमान, संवत्सार, रेवंत गिरिराज, पत्तली, वर्तमान और पत्तली। तो इसमें आंसर हो जाएगा रेवंत गिरिराज और पत्तली। देखिए, अब यहाँ आंसर निकल के आ गया। 8 पुस्तकें वो बाहर कर चुके हैं, केवल 2 पुस्तकें हैं जिनको उन्होंने शुक्ल जी ने क्या माना है, साहित्यिक में माना है। एक रेवंत गिरिराज हो गया और एक पत्तली हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा आदिकाल के भीतर बताई गई 10 पुस्तकों में से किस पुस्तक में नंद के ज्योनार का वर्णन हुआ है। और ये जो साहित्यिक पुस्तकें माना है ना, उन्हीं में नंद के ज्योनार का वर्णन हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो किस पुस्तक में हुआ है, पत्तली में, रेवंत गिरिराज में, वर्तमान में, संवत्सार में। तो जो नंद के ज्योनार का वर्णन मिलता है, जो मिश्र बंधुओं ने 10 पुस्तकें आदिकाल के अंतर बताई हैं, उसमें जो नंद के ज्योनार का वर्णन मिलता है वो पत्तली में मिलता है। और ये चीज़ बहुत मोस्ट हो जाती है कि शुक्ल जी ने आदिकाल में जो मिश्र बंधुओं के द्वारा पुस्तकें रखी गई हैं 10, उसमें से केवल 2 को ही साहित्यिक माना है, एक रेवंत गिरिराज को और एक पत्तली को। और जो नंद की ज्योनार का वर्णन है वो पत्तली में मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा आदिकाल के भीतर बताई गई 10 पुस्तकों में से किसमें गुजरात के रैवत पर्वत का वर्णन मिलता है। तो ये इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रैवत गिरिराज जो साहित्यिक कोटि की रचना ये मानते हैं, उसी में रैवत गिरिराज हो गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी के द्वारा भक्तिकाल के भीतर कौन सी 2 काव्यधाराएं निर्दिष्ट की गई। तो ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, संत सूफी, निर्गुण सगुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो धारा के रूप में अगर आएगा तो हमको याद रखना है, धारा के रूप में आएगा तो हमको याद रखना है कि निर्गुण और सगुण, इन 2 धाराओं में इन्होंने इसको बांटा था। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल के भीतर ... यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे यानी कि शुक्ल जी को नहीं मिला। किसके संदर्भ में कहते हैं, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या सभी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अगर इसको अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक में रखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला, ये चीज़ शुक्ल जी का मानना है। तो अगर यहाँ में कहता है कि किसके बारे में एक संगत आधार इनको नहीं लिखा था, रीतिकाल हम जानते हैं कि वो भागों में बटा हुआ है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध करके। तो शुक्ल जी उसमें से रीतिबद्ध के संदर्भ में कहते हैं कि उसके उपविभाग करने का मुझे कोई आधार नहीं मिला, इसलिए इन्होंने उसका कोई बंटवारा भी नहीं किया है। जब इनकी पुस्तक को जब पढ़ेंगे आगे तो सीधे सीधे इन्होंने रीतिकाल को लिखा है। तो पहले सामान्य परिचय दिया है, फिर रीति ग्रंथकार कवि दिया है और इसके बाद फिर उसके बाद फुटकल कवि करके दे दिया है। इस तरह से इन्होंने वहाँ पर किया है, कोई बंटवारा इनका नहीं किया है। अगला कथन देखिए, रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। इस काल के कवियों का परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जहाँ रीतिकाल के कवियों का जो परिचय देना था उनके वृत्तों की छानबीन में, मतलब स्वयं शुक्ल जी कहते हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था।
कवि कीर्तन करना नहीं। अतः कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। ये कथन है शुक्ल जी का। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि एक पक्का मजबूत ढांचा इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का खड़ा करना था। कहते हैं कवि कीर्तन नहीं करना था, यानी कि कवियों के जीवन वृत्त का मेरे को कोई मतलब नहीं था। कह रहे उनके जीवन वृत्त के लिए कहते हैं ना कि आगे कि अगर इनके बारे में मुझे लिखना पड़े तो मैं अलग से कोई ग्रंथ लिख लूँगा। इसलिए कहते हैं कि एक इतिहास ग्रंथ में जो चीज़ें होनी चाहिए मैं उसको वहाँ पे शामिल करना चाहता हूँ। कवियों के बारे में बताना या उसके बारे में लंबी चर्चा करना ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए जो ये परिचयात्मक विवरण है ये इन्होंने मिश्र बंधुओं से लिया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इससे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण किससे लिए हैं, तो मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे देखिए, आगे है कि परिष्कार धन परिवर्तन। हाँ, ये चीज़ इन्होंने ज़रूर इंक्लूड कर रखा है कि जो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से, ठीक है, जो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से रीतिकाल के कवियों का जो ढांचा लिया था उसमें कुछ कवि रहे, जैसे ठाकुर हैं, ठाकुर दीनदयाल गिरी हैं, राम सहाय हैं और रसिक गोविंद हैं। इनमें इनके जीवन वृत्त में इन्होंने थोड़ा बहुत जो मिश्र बंधुओं का बिल्कुल हूबहू न लिख करके थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। तो इसीलिए ये चीज़ कहते हैं कि थोड़ा सा हाँ मैंने वहाँ पर परिचयात्मक विवरण जो है वो मिश्र बंधुओं से लिया है, लेकिन कुछ कवि का परिष्कार या परिवर्तन मैंने उनके उसमें किया है। तो ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय, रसिक गोविंद। अगर पूछा जाएगा तो ये 4 नाम याद रखिएगा, ठाकुर हैं, दीनदयाल गिरी हैं और राम सहाय हैं, रसिक गोविंद हैं। इनके बारे में इन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ से कहा है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल में किसके आविर्भाव को प्रधान साहित्य की घटना कहा है? गद्य का, पद्य का, ब्रजभाषा का, खड़ी बोली का। तो आधुनिक, इनका तो जानते हैं कि आधुनिक को इन्होंने गद्य जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है ना, तो वैसे ही आधुनिक काल को भी इन्होंने गद्य काल नाम दिया है। तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि आधुनिक काल में किसके आविर्भाव को, तो गद्य के आविर्भाव को, इसलिए आंसर हो जाएगा गद्य। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी हम्मीर रासो ग्रंथ के रचयिता सारंगधर को किसके आधार पर मानते हैं? अगर यहाँ एक जानकारी दे दें तो जो सारंगधर ये शुक्ल जी माने हैं हम्मीर रासो के, तो अन्य जो रचनाकार हुए हैं उन्होंने उसके कवि को अज्ञात बताया है, उसका कहीं पर ऐसा लेखा जोखा नहीं मिलता है। लेकिन शुक्ल जी ने यहाँ पे हम्मीर रासो जो रचना है उसका जो कवि है, रचयिता है, उसको सारंगधर को माना है। तो इसके पीछे एक कारण शुक्ल जी बताते हैं कि इसके आधार पर मैंने सारंगधर ही हम्मीर रासो के रचयिता होंगे। तो उस आधार को चयन कीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। कुमारपाल चरित में कुछ हम्मीर के युद्धों के वर्णन के पद्य छंदों को देखकर, प्राकृत पिंगल सूत्र में हम्मीर के कुछ युद्धों के वर्णन को पद्य छंदों को देख करके, कुमारपाल प्रतिबोध में कुछ हम्मीर के युद्धों के वर्णन और पद्य छंदों को देख करके, या रणमल्ल छंद में हम्मीर के युद्धों का वर्णन और उसके पद्य छंदों को देखते हुए। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा प्राकृत पिंगल सूत्र। इसीलिए कहते हैं ना कि मैंने प्राकृत पिंगल सूत्र को उलटते पुलटते मुझे हम्मीर रासो के कुछ वो मिले हैं, छंद मिले हैं, 7 या 8 छंद मिले हैं, तो उसमें सारंगधर का नाम आया हुआ है, इसीलिए इसका रचयिता सारंगधर होना चाहिए। ये चीज़ इन्होंने वहाँ पे की है। अगला प्रश्न है, कुमारपाल चरित तथा हम्मीर रासो किस भाषा ग्रंथ में आते हैं? प्राकृत में, अपभ्रंश में, अवहट में, ब्रज में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमारपाल चरित जो रचना है ये हेमचंद्र की है और हम्मीर रासो जान रहे हैं कि ये सारंगधर की है। तो इन दोनों रचनाओं की जो भाषा है उसको ये किस भाषा के अंदर रखे हैं? प्राकृत में, अपभ्रंश में, अवहट में, ब्रज में। तो इन्होंने इसको अपभ्रंश में रखा है। ये एक खास क्वेश्चन है आदिकाल के अंतर्गत कि इसकी भाषा क्या है, तो हाँ अपभ्रंश है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकांड कविवृत्त संग्रह शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को कहा है? कुमारपाल चरित को, हम्मीर रासो को, मिश्र बंधु विनोद को, हिंदी नवरत्न को। तो एक चीज़ यहाँ जोड़ दूँ कि हमने पढ़ा है कि भारी कवि, बड़ा भारी कविवृत्त, तो इसी तरह इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा प्रकांड कविवृत्त संग्रह भी कहा है। तो 2 नाम मिलते हैं, प्रकांड कविवृत्त संग्रह कह लीजिए या बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कह लीजिए, ये दोनों मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। शुक्ल जी ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? केदारनाथ पाठक, मिश्र बंधु, गिरियर्सन, गारसादत आसी।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ये कन्फ्यूज कराने वाला है, क्योंकि यहाँ ये लिखा है कि आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। शुक्ल जी ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? तो ये केदारनाथ पाठक आपको कन्फ्यूज करा सकते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर क्या है? मिश्र बंधु है। इसलिए मिश्र बंधु है क्योंकि इन्होंने जो मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है वो बहुत विस्तृत ग्रंथ लिखा है, और कम से कम नागरी प्रचारिणी सभा ने जो अज्ञात लेख और वो भी किए थे, उनका भी ये लोग परिश्रम करके अपने संकलन किया था, तो इसीलिए इनको परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल जी ने परिश्रमी संकलनकर्ता किसे कहा है, तो प्रश्न इनके कोटेशन से भी बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि परिश्रमी संकलनकर्ता करके शुक्ल जी ने किसको कहा है? तो मिश्र बंधुओं को कहा है। अगर ये केदारनाथ पाठक इस आधुनिक शब्द को लेकर के हमें कन्फ्यूज करा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि केदारनाथ पाठक अगर इनके उसमें आते तो आधुनिक जब इन्होंने लिखना शुरू किया था उसके संदर्भ में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में किन पुस्तकों से सामग्री ग्रहण की थी? तो कौन सी पुस्तकें थी जिसमें शुक्ल जी ने उनका सहयोग लिया था? तो वो पुस्तकों का नाम है हिंदी कोविद रत्नमाला, ये श्याम सुंदर दास की है, और कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी, ब्रजमाधुरी सार वियोगी हरि, सभी। तो इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन? तो सभी हो जाएगा। तो शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में जिस पुस्तकों से सामग्री ग्रहण की थी वो श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला थी, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी थी, और वियोगी हरि की ब्रजमाधुरी सार थी। ये तीनों रचनाओं का इन्होंने इनसे सामग्री ग्रहण की थी। ध्यान दीजिएगा कि इनके लिए शुक्ल जी ने लिखा है कि मैं इन रचनाकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अगर पूछा जाएगा कि किसके प्रति इन्होंने किससे सामग्री ली थी और किसके प्रति इन्होंने कृतज्ञता प्रकट की थी, तो वहाँ पे हो जाएंगे श्याम सुंदर दास, राम नरेश और वियोगी हरि जी। इनके प्रति इन्होंने कृतज्ञता प्रकट करने की बात की है। और आधुनिक में अगर मिश्र बंधु के संदर्भ में आएंगे तो वहाँ पे वर्तमान उसमें परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ, बोलते हैं उनके लिए भी। तो अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल के किस प्रकरण को लिखने में शुक्ल जी ने कठिनाई महसूस की? यानी कि कठिनाई का सामना इनको करना पड़ा था, जिसमें इनके पुराने मित्र केदारनाथ पाठक काम आए थे। तो मैं जो बोल रही थी, केदारनाथ पाठक सब जानते हैं कि आधुनिक काल के संदर्भ में आते हैं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो केदारनाथ पाठक हम सभी जानते हैं कि आधुनिक काल के लेखन में इन्होंने केदारनाथ पाठक ही इनके काम आए थे। लेकिन प्रश्न क्या है कि आधुनिक काल के किस प्रकरण को लिखने में शुक्ल जी ने कठिनाई महसूस की थी? प्रथम प्रकरण को, द्वितीय प्रकरण को, तृतीय प्रकरण को, या सामान्य परिचय को? तो प्रथम प्रकरण को। और इसी प्रथम प्रकरण को लिखने में केदारनाथ पाठक ने इनकी मदद की थी, ये चीज़ ध्यान रख दीजिएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। कथन शुक्ल जी का किसके संदर्भ में है? मिश्र बंधुओं के, श्याम सुंदर दास के, राम नरेश त्रिपाठी के, केदारनाथ पाठक के। तो जब यहाँ पे आंसर हो जाएगा केदारनाथ पाठक, तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये इनके मित्र थे, और जो केदारनाथ पाठक थे, जो वर्तमान में एकदम से कोई मदद कर दीजिए किसी की, और अगला इंसान जो धन्यवाद शब्द बोलता है उसको केदारनाथ पाठक क्या समझते हैं? कहते थे शुक्ल जी कि बदमाशी समझते हैं, कहते थे, ठीक है। तो ये उसको बदमाशी समझते थे, इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी नहीं बोल सकता। कहने का तात्पर्य है कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं बोल सकता, क्योंकि धन्यवाद को केदारनाथ पाठक क्या समझते हैं? कह रहे हैं एक बदमाशी समझते हैं। तो ये कथन पूछा जाएगा कि पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। ये कथन शुक्ल जी का किसके संदर्भ में है? तो केदारनाथ पाठक के लिए है। और अगर ऐसे ही कथन देके पूछा जाए कि ये कथन किसका है, तो ये कथन शुक्ल जी का है। और किसके लिए है पूछा जाएगा? तो केदारनाथ पाठक जी के लिए है। अब आगे देखिएगा, जो इनका संशोधित, यहाँ पे इनका जो मूल वक्तव्य था उससे प्रश्नोत्तरी लगभग समाप्त हो जाती है। इसके बाद इनका एक पेज में थोड़ा सा संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संदर्भ में, इसका मतलब है जब इनका जो संस्करण बदल के आया था, कुछ बदलाव लाए थे, जो दूसरा संस्करण आया, तो उस संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें हैं। तो इसमें इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, अब तीनों पे लिखे हैं। आदिकाल पे भी इन्होंने लिखा है, भक्तिकाल पे भी लिखा है, और आधुनिक काल भी लिखा है। तो इसमें परिवर्तन करने जैसा है या प्रश्न बनाने जैसा कुछ नहीं था, बस एक समझ विकसित करनी है
कि इन्होंने उसमें क्या क्या संशोधन किया था। तो 2-3 बातें मैं इसमें बता दूं कि आदिकाल में इन्होंने क्या संशोधित और प्रवर्धित किया था पहले से, और भक्ति काल में क्या किया था और आधुनिक काल में क्या किया था, जिसको हमें ध्यान में होना चाहिए। तो पहला जो आदिकाल था उसमें इन्होंने आदिकाल के अंदर पहले संस्करण में सिद्धनाथ इनको नहीं रखा हुआ था, सिद्धनाथ और जैन, क्योंकि ये केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह के उनको जगह नहीं देते थे पहले। तो बाद में इन्होंने जब नया संस्करण आया था तो ब्रज यानी सिद्ध हो गए, नाथ हो गए, जैन हो गए, इनको वहाँ पे स्थान दिया था। पहला तो ये है। दूसरा जो उद्देश्य था इनका कि सिद्ध और योगियों की रचनाओं को ये साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं, योग धारा या साहित्य को कोई नई धारा नहीं मानी जाती है, ये इनका मानना आदिकाल में था। इस चीज़ में इन्होंने किया था। भक्ति काल के संदर्भ में देखिए, इन्होंने जब पहले संस्करण में देखेंगे तो वहाँ पे रामानंद और नामदेव इन पे विशेष बातें नहीं लिखी हैं। तो जब द्वितीय संस्करण इनका आता है भक्ति काल में इन्होंने परिवर्तन किया है, तो वो परिवर्तन है कि रामानंद और नामदेव पर इन्होंने विशेष रूप से विचार किया है। तो ध्यान रखिएगा कि बाद में नामदेव और रामानंद पर किस पर विचार किया है, तो इन्होंने द्वितीय संस्करण में विचार किया है। ठीक है, विस्तृत रूप में वहाँ पे दिया है उनके बारे में। और रीतिकाल के संदर्भ में कहेंगे तो रीतिकाल में इन्होंने सामान्य परिचय जो रहता है रीतिकाल में, देखिए इनके जो प्रकरण हैं उसमें पहला जो रहता है वो सामान्य परिचय ही रहता है। तो रीतिकाल में जो सामान्य परिचय इन्होंने दिया है, मतलब जो परिवर्तित संस्करण आया इनका, बदल के जो संस्करण आया था प्रवर्तित संस्करण, उसमें इन्होंने रीतिकाल का जो सामान्य परिचय है उसमें हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और उसके विकास को अधिक विस्तार से दिखाया। यानी कि पहले संस्करण में भी था लेकिन कम मात्रा में था। क्या चीज़ें? अलंकार जो ग्रंथों की परंपरा है, उद्गम है और विकास है, उसको विस्तार के साथ इन्होंने नए संस्करण में दिखाया है। और जो घनानंद उसमें कवि हैं, उनके मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी, इसका तात्पर्य है कि पहले इन्होंने उतना नहीं लिखा था, बाद में इन्होंने घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों के आलोचनात्मक परिचय को भी विशेष रूप से बाद में दर्शाया है। अगर आधुनिक काल को देखें तो इसके अंदर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास जो लिखा गया है, इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने उसको ला करके दिखाया है। और हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं इनको आधुनिक काल में पड़ी हैं उनका भी इन्होंने सविस्तार से वर्णन किया है। पहले जो बाधाएं इनको आधुनिक काल लिखने में आई थी ना, तो हिंदी के लिए जो बाधाएं इनको महसूस हुई थी उसको कम बताया, लेकिन बाद वाले संस्करण में इन्होंने हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं आई हैं उनका सविस्तार से वर्णन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो पहला संस्करण था उसमें वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य जो प्रवृत्तियां हैं उसको संकेत मात्र दे करके छोड़ दिया था। लेकिन जो बाद में ये संस्करण आया था, इन्होंने जो समसामयिक साहित्य है उसमें आलोचनात्मक विवरण दिया था। तो जब हम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो भूमिका पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पाया था ना कि उन्होंने कहा कि इनको इनके बारे में कुछ लेना अपने सर बला मोल लेना है। तो पहले संस्करण में वो इस तरह से मतलब लिखते हैं कि अपने सामयिक कवियों के बारे में लिखना मतलब अपने सर बला मोल लेना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहली प्रवृत्तियों को वो संकेत मात्र करके छोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लिखे। लेकिन बाद में जो परिवर्तित होके आया था उसमें जो समसामयिक साहित्य का था वहाँ आलोचनात्मक विवरण दिया था। तो तब वहाँ पर भी चतुर्वेदी जी कोट करके कहे हैं कि यहाँ पर जब दूसरा संस्करण आया है तो इनका डर जो था अंदर वो खत्म हो गया। तो यही चीज़ है कि इन्होंने फिर वहाँ पे लेखक या जो भी चीज़ रही है उसका आलोचनात्मक विवरण यानी कि गुण दोष को बताते हुए विवरण दिया है दूसरे संस्करण में। तो इस तरह से आज हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल हम इनके कालक्रम और उससे आगे जो इनका आदिकाल शुरू होगा उसके बारे में बात करेंगे। और आभार आप लोगों का।